कुछ देर समुंदर पर सफ़र करने के बाद हम एक खुशकी के इलाके पर पहुंच गए। फिर एक जगह उस अनदेखे परिंदे ने हमें ज़मीन पर उतार दिया। आओ सुलेमान, यहाँ से मेरा कबीला करीब ही है, सैडा ने मुझे एक तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर बाकी का सफ़र हमने पैदल ही तय किया। आबादी के आसार शुरू होते ही हम मोहतात हो गए। कबीले में दाखिल होते ही कुछ जंगलियों ने सैडा को पहचान लिया, मगर सैडा ने उनका दूर से ही हाथ हिलाकर करीब आने से रोक दिया। चलते चलते हम एक बाजार नुमा रास्ते में पहुंच गए। कुछ देर तलाश करने के बाद एक मजमा की तरफ देखते हुए सैडा चौंक पड़ा और फिर उसके चेहरे पर सख्त नागवारी के आसार नुमाया हो गए। वहां मजमा में एक उधेड़ उम्र आदमी, जो अपने हुलिये से काफ़ी मालदार लग रहा था, एक कुर्सी पर विराजमान था। उसके साथ दो मुलाजिम खड़े थे जो चीख चीख कर लोगों को कुछ कह रहे थे। ये है वो मनहूस जोशू, सैडा ने मुंह बनाते हुए कहा। ठीक है, मैं इसे जान गया हूँ, चलो वापस चलें, मैंने उसकी नागवारी से मुतासिर होते हुए कहा। फिर हम वापसी के लिए चल पड़े। जब हम कबीले से बाहर निकल गए तो फिर एक बार सैडा ने अपने बीर को बुलाया, मगर इस बार वो आंखों से ओझल ना था। मेरे देखते ही देखते एक 3 फुट के अजीब से बीर ने एक परिंदे की शक्ल इख्तियार कर ली और फिर वो हमें लिए हुए हवा में परवास करने लगा। चंद मिनट बाद ही हम समुंदर से होते हुए वापस अपनी झोंपड़ी के पास टीले पर मौजूद थे। झोंपड़ी में वापस पहुंचकर मैंने आलती पालती मारी और फिर रूहानी परवास करते हुए वापस उसी कबीले में जा पहुंचा। जोशू अभी तक अपने आदमियों के साथ वहीं मौजूद था। मैं अपनी जगह हाजिर होकर सैडा को उसके बारे में बताने लगा। ठीक है, तुम उसका पीछा जारी रखो, वो तकरीबन सूरज ढले ही जाएगा, मगर हो सकता है कि जल्दी भी चला जाए अगर उसको उसके मतलब के मजदूर जल्दी मिल गए तो, सैडा ने कहा और फिर झोंपड़ी से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मैंने फिर अपनी रूहानी परवाज शुरू कर दी और उस कबीले के गली कूचों से अपने आप को रूशनास कराने लगा। मैं कुछ वक्त के बाद जोशू पर भी एक नज़र डाल लेता था कि कहीं वो चलना पड़े, लेकिन वो दिन ढले ही उठा और फिर वो और उसके गुलाम एक बड़े मजदूरों के मजमे को लिए हुए कबीले से बाहर की तरफ चल पड़े। मैं उनका पीछा कर रहा था। तकरीबन आध घंटा चलने के बाद वो एन जंगल के बीचों बीच बने एक झोंपड़े में पहुंच गई। वो इतना बड़ा झोंपड़ा था कि सारे के सारे मजदूर आसानी से उसके अंदर चले गए। अब सिर्फ जोशू और उसके 2 मुलाजिम ही बाहर रह गए थे। जोशू ने कुछ देर तक उनसे कुछ बात की और फिर उन्हें झोंपड़े के दरवाजे पर पहरा देते छोड़कर खुद जंगल में एक तरफ को चल दिया। मैं उसके पीछे ही था। बामुश्किल 100 कदम चलकर उसने एक दरख्त की जड़ में जोर से पाँव मारा। अगले ही लम्हे दरख्त का तना किसी दरवाजे की तरह खुल गया। जोशू उस खुले हुए तने में घुस गया। मैंने भी उसमें घुसने की जल्दी की। अंदर अंधेरा था, मगर जैसे ही खुला हुआ तना बंद हुआ एकदम से रोशनी फैल गई और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि हम एक बहुत कुशादा से झोंपड़े में मौजूद थे। हमारे बिल्कुल साथ वो दरवाज़ा मौजूद था जो शायद हमारे अंदर आने का सबब बना था। जोशू तेज़ी से चलता हुआ एक दीवार की तरफ बढ़ा जहाँ पर एक अलमारी लटकी हुई थी। उसने उस अलमारी का एक पट खोला और फिर अंदर से एक आईना निकाल लिया। उस आईने को अपने सामने रखकर वो कुछ मंत्र पढ़ने लगा। अगले ही लम्हे एक नागवार सी बू सारे झोंपड़े में फैल गई और उस आईने में एक इंतहाई मकरू सी मखलूक नजर आने लगी। उस मकरू मखलूक ने किसी अजनबी सी जुबान में जोशू से कुछ बातें की और फिर वो जिस तरह जाहिर हुई थी उसी तरह कहीं गुम हो गई। वो आईना अब एक नॉर्मल आईना बन चुका था। जोशू ने उसे एक तरफ पड़ी एक चारपाई की तरफ उछाला और फिर खुद एक छोटे कमरे में चला गया। मैंने उसका पीछा किया, मगर ये देखकर वापस आ गया कि वो नहाने लगा था। जब तक वो नहाता रहा मैं उसके अजीबोगरीब घर की तलाशी लेता रहा। उसके घर में कोई ख़ास चीज़ ना थी, बस आम इस्तेमाल की चीज़ें थी। नहा धोकर वो एक तरफ रखे हुए फल खाने लगा। मैं तकरीबन 20 मिनट तक उसे मुख्तलिफ काम करते देखता रहा। वो खाना खाने के बाद कमरे में मौजूद चारपाई पर सोने के लिए लेट गया। मैं उस वक्त तक वहाँ मौजूद रहा जब तक कि वो सो नहीं गया, मगर जब उसके खराटे गूंजने लगे तो मैंने वापसी की ठानी। मगर ये देखकर मैं हैरान रह गया कि मेरी रूह उस तनानुमा झोंपड़ी से बाहर ना आ पा रही थी। अमूमन मेरी रूह दीवारों और दरख्तों के दरमियान से आराम से गुजर जाती थी, मगर ये कुछ अजीब सी जगह थी कि मैं बावजूद कोशिश के इनकी दीवारों से न गुजर पा रहा था। यकीनन ये कोई जादुई जगह थी और मैं शायद यहाँ पर कैद होकर रह गया था। कुछ देर इसी परेशानी में मैं सोचता रहा और हैरत से वहाँ की दीवारों से निकलने की कोशिश करता रहा। फिर थक हार कर मैं एक दरवाजे की तरफ मुतवज्जा हुआ जहाँ से जोशू अंदर दाखिल हो रहा था। इस बात का अच्छी तरह इत्मीनान करके कि जोशू सो रहा है, मैंने इर्तकाज़े तवज्जो की मदद से आहिस्ता से वो दरवाज़ा खोला। दूसरी तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। बिलाखिर तमाम खतरात को बालाए ताक रखकर मैं उस दरवाजे में घुस गया। अंदर अंधेरा ही था, मगर जैसे ही मेरे पीछे उस कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ एकदम से मैंने अपने आप को उसी दरख्त के तने में मौजूद पाया जहाँ से जोशू अंदर गया था।
ये बहुत ही अजीब सा तजुर्बा मुझे यहाँ हासिल हुआ था। मेरी मालूमात की हद तक ये वाहिद जगह थी जहाँ मेरी रूहानी परवाज़ महदूद हो गई थी। बहरहाल उस दरख्त का मोहल्ले वकू अच्छी तरह जहन नशीन करके मैं चशम जदन में अपनी जगह हाजिर हो गया। कुछ देर इंतज़ार करने पर सैडा भी आ गया। मैं पहले भी आया था खाना लेकर, मगर तुम अपने अमल में मसरूफ़ थे। सैडा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब वो मेरे साथ काफ़ी बेतकल्लुफ़ हो गया था। अच्छा हाँ, मैं वो जोशू का पीछा कर रहा था, मैंने उसे बताया। क्या पता चला? सैडा ने तजस्सुस से पूछा और जवाब में मैंने सारी रुदात सुना दी। तो इसका मतलब है वो उसी तने में रहता है, इसीलिए कोई उसे नहीं देख पाता। वो आईना दर हकीकत एक जादुई आईना है जिसे किसी के साथ बातचीत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसने यकीनन किसी से बात की होगी। सैडा ने अपना अंदाज़ा लगाया। हाँ, चूंकि मैं तुम्हारे कबीले की ज़ुबान नहीं जानता इसलिए उनके दरमियान होने वाली गुफ्तगू समझ नहीं सका, मैंने बेचारगी से कहा। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, मगर इतना भी बहुत है। मेरा ख्याल है उसे दो दो हाथ करने का वक्त आ गया है, सैडा ने पुरख्याल अंदाज में बुड़बुड़ाते हुए कहा। जैसे तुम्हारी मर्जी, मेरे ख्याल से तो पहले उसकी ताकतों के बारे में जान लेना बेहतर होगा, मैंने राय दी। जो होगा देखा जाएगा। जब से मैंने उसे देखा है मेरे तन बदन में आग लगी हुई है। मुझे अपने आप पर काबू रखना मुश्किल हो रहा है। अब तो उसका ठिकाना भी मालूम हो गया है। मेरे ख्याल में अब देर करना मुनासिब ना होगा, उसने तेज़ लहजे में कहा। चलो फिर चलते हैं, मैंने जल्दी से खड़े होते हुए कहा, मगर उसने जल्दी से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। नहीं दोस्त, ये मेरा इंतकाम है और मैं अकेला ही जाऊंगा। बस तुम मुझे उस कबीले से उसका रास्ता बता दो, सैडा ने कहा। देखो, मैंने कुछ कहने की कोशिश की मगर उसने मुझे टोक दिया। दोस्त, मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता। वैसे भी तुम्हारे वहाँ मौजूद होने से वो तुम्हारी कमज़ोरी का फ़ायदा भी उठा सकता है। मैं अपनी हिफाजत करना जानता हूँ, मगर हो सकता है कि तुम्हारी हिफाजत ना कर सकूं। इसलिए अगर तुम मुझे मजबूत देखना चाहते हो तो जिद मत करो, सैडा ने मजबूत लहजे में कहा। मेरे लिए अब मजीद असरार करना मुनासिब ना था, इसलिए मैंने उसे ज़मीन पर नक्शा बनाकर रास्ता समझा दिया। मैं चाहता तो उसे अपनी रूहानी इर्तिकाज़े तवज्जो से भी वहाँ पहुँचा सकता था, मगर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा करना अपनी ताकत का रोब डालने के मुतरादिफ महसूस हुआ। बस इसलिए मैंने सोचा कि उसे जगह समझा दूँ। वैसे भी वो उस बड़े से झोंपड़े के बारे में पहले से ही जानता था। उससे आगे का रास्ता और भी आसान था। खाना खाकर सैडा जोशू को सबक सिखाने के लिए चल दिया। मैं बज़ाहिर तो उस झोंपड़े में ही रह गया, मगर मुझे करार कहाँ था। बस फौरन रूहानी परवाज़ की और उसके साथ साथ हो लिया। कुछ देर में ही सैडा उस तनावर दरख्त के सामने खड़ा था जहाँ मैं जोशू के साथ अंदर दाखिल हुआ था। उसने पहले चारों तरफ से उस दरख्त का जायज़ा लिया और फिर उससे कुछ फासले पर खड़ा होकर कोई मंत्र पढ़ने लगा। मैंने देखा कि कोई 1 दर्जन के करीब बीर अचानक कहीं से नमूदार हुए और तेज़ी से उस दरख्त को खाने लगे। सैडा कुछ दूर खड़ा ये तमाशा देख रहा था। चंद मिनटों में ही उन बीरों ने तकरीबन आधा तना खा लिया और अब दरख्त जो काफ़ी फैला हुआ था झूले लेने लगा। ताहम अभी भी वो काफ़ी मजबूत था, मगर अचानक एक तेज़ घिड़घिड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी और एक तरफ से एक इंतहाई बदसूरत हाथीनुमा कोई जानवर बरामद हुआ और उसने आनन फानन उन बीरों को खाना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद वहाँ उन बीरों का नामो निशान तक न था। सैडा हैरत से ये सब कुछ देख रहा था। इस पर मजीद जुल्म ये कि देखते ही देखते वो तना फिर से भर गया और अब ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं था। बस वो हाथीनुमा जानवर खड़ा चिंगाड़ रहा था। पता नहीं क्यों उसने सैडा को कुछ नहीं कहा था। फिर इससे पहले कि सैडा कोई और मंत्र पढ़ता, एकदम से उस तने का दरवाज़ा खोला और जोशू बाहर निकल आया। कौन हो तुम और तुमने मुझ पर हमला करने की जुर्रत कैसे की? जोशू के लहजे में गज़ब का गुस्सा था। जोशू, अच्छा हुआ तो खुद ही बाहर आ गया। देख, पहचान मुझे। तूने मेरे सारे ख़ानदान वालों को मार दिया। आज तेरा रोज़े हिसाब है। अच्छी तरह पहचान ले मुझे, इससे पहले कि मैं तुझे मौत के घाट उतार दूँ। सैडा, जो उसे देखते ही गुस्से से लाल पीला हो रहा था, उसने धाड़ते हुए जवाब दिया। पहले तो जोशू हैरत से उसे देखता रहा कि शायद इतनी जुर्रत से उसके सामने कोई ना बोला था, मगर फिर उस पर गुस्से का गलबा आ गया। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मगर जो कोई भी हो अपनी हद से गुजर चुके हो, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस बार जोशू के लहजे में गरूर नुमाया था। सैडा ने बजाय कोई जवाब देने के जल्दी से एक मंत्र पढ़ा और इसके साथ ही मैंने देखा कि कम से कम 1 दर्जन के करीब बीर कहीं से नमूदार हुए और उस हाथीनुमा जानवर को चिमट गए जो वहां खड़ा चिंगाड़ रहा था। मैंने उन बीरों को पहचान लिया। ये डोसाई के बीर थे, यानी गोश्तखोर। और फिर इससे पहले कि जोशू कुछ समझता, वो हाथीनुमा जानवर चीखता चिंगाड़ता जंगल के अंदरूनी तरफ भाग पड़ा। जोशू हैरत से उसको देख रहा था। वो शायद उन बीरों को देख नहीं पाया था। अच्छा, तो तुम भी कुछ जंतर मंतर जानते हो? चलो अब संभलो। ये कहते ही जोशू ने कुछ पढ़कर हवा में फूंका
और मैंने देखा कि उसकी फूंक से लातादाद छोटे छोटे उड़ने वाले कीड़े निकले। वो साइज में मक्खी से कुछ बड़े थे और वो तेजी से सैडा पर झपटे। सैडा शायद उनको देख नहीं पाया था, इसलिए इस उफ्ताद का दुरुस्त अंदाजा न कर सका। उन कीड़ों ने चारों तरफ से उसे घेर लिया और उसे बुरी तरह से काटने लगे। सैडा एक लम्हे के लिए तो परेशान हो गया, मगर अगले ही लम्हे उसने कुछ पढ़कर जोर से अपने इर्द गिर्द फूंका। मैंने देखा कि उसके इर्द गिर्द नीली रोशनी का एक हिसार कायम हो गया था। अब वो उड़ने वाले कीड़े उस नीली रोशनी से टकराकर मर रहे थे, मगर सैडा तक नहीं पहुंच पा रहे थे। चंद लम्हों में वो सारे के सारे कीड़े मर चुके थे। अब मेरी बारी है, सैडा ने चीख कर कहा और फिर वही मंत्र पढ़कर जमीन पर फूंका जिससे उसने डोसाई के वीरों को बुलाया था। और मैंने देखा कि 1 दर्जन के करीब भीड़ अचानक नमूदार हुए और जोशू पर टूट पड़े। मगर अगला लम्हा मेरे और सैडा दोनों के लिए हैरानकुन था, क्योंकि वो वीर जैसे ही जोशू पर हमलावर हुए वो उनके बीचों बीच गुजरकर आगे बढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे जोशू का जिस्म धुएं का बना हुआ हो। डोसाई के भीड़ बेबसी से इधर उधर मुंह मार रहे थे। हाँ भाई, चलो अपना वार, मैं इंतजार कर रहा हूँ, जोशू ने तेज लहजे में कहा। पता नहीं वो वाकई उन वीरों को देख नहीं पाया था या फिर सैडा का मजाक उड़ा रहा था। उसकी बात सुनकर सैडा गुस्से से भड़क उठा। उसने फौरन एक मंत्र पढ़कर उसकी तरफ फूंका और तेज आग के शोलों ने जोशू को अपनी लपेट में ले लिया। मगर अगला लम्हा हैरत अंगेज था। जोशू बजाय चीखने के बड़े खुशगवार मूड में गुनगुना रहा था, जैसे वो आग उसे बड़ी भली लग रही हो, और वाकई वो आग उसे जलाने में नाकाम थी। ये सब कुछ सैडा के होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। इधर मैं भी बड़ी तेजी से इस सिचुएशन पर गौर कर रहा था। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल बिजली के कोंदे की तरह आया, कहीं जोशू भी किसी और जगह मौजूद होते हुए ये सब कुछ तो नहीं कर रहा। इस ख्याल के आते ही मैंने तेजी से जोशू के पास मौजूद दरख्त की जड़ पर इर्तकाज़े तवज्जो से वजन डाला। फौरन दरवाज़ा खुल गया और अगले ही लम्हे में अंदर था। मैंने इस बात पर गौर नहीं किया कि किसी ने इस तरह दरवाज़ा खुलते हुए देखा या नहीं। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा देखा कि सामने जोशू आलती पालती मारे ज़मीन पर आंखें बंद किए बैठा था। अब मैं उसकी सारी कारिस्तानी समझ गया। वो किसी कुव्वत के जरिए अपने अक्स के जरिए लड़ रहा था, इसलिए सैडा का कोई भी वार उस पर कारगर नहीं था। अभी मैं उसका जायजा ले ही रहा था कि मैंने बाहर से सैडा के चीखने की आवाज़ सुनी। मैं फौरन बाहर निकला। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर जोशू ने चौंक कर उस तरफ देखा, मगर उसकी आंखों में हैरत के सिवा कुछ नहीं था। यकीनन वह मुझे नहीं देख पा रहा था, मगर दूसरी तरफ सैडा आग के शोलों में बुरी तरह जल रहा था। अब उसके गिर्द नीली रोशनी का हिसार भी नहीं था। शायद इस बार जोशू का वार चल गया था। मैं अपने दोस्त को इस तरह जलते हुए नहीं देख सकता था, लिहाजा अब मेरा मुदाखलत करना नागुज़ीर हो गया था। मैंने फ़ौरन अपनी इर्तकाज़े तवज्जो से उसकी आग को बुझाने की कोशिश की और मैं अपनी कोशिश में कामयाब रहा। आग बुझ गई, मगर सैडा बुरी तरह जल चुका था। जोशू हैरत का बुत बना इधर उधर हवा में घूर रहा था। मैं तेज़ी से फैसला कर रहा था कि मुझे अब क्या करना चाहिए। जोशू को ठिकाने लगाना चाहिए या फिर सैडा को निकाल कर उसकी जान बचाने के जतन करने चाहिए। आखिरकार फैसला सैडा की तरफ हुआ और मैं उसे इर्तकाज़े तवज्जो से उठाकर चश्म ज़दन में अपने जजीरे वाले झोंपड़े में ले आया। फिर आंखें खोलकर तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। वो बुरी तरह जला हुआ था। मुझे देखकर वो दर्द से कराहते हुए बोला, वो उस अलमारी में जले की दवा है। उसका इशारा एक तरफ दीवार के साथ खड़ी अलमारी की तरफ था। मैंने भागकर उस अलमारी को खोला। वहाँ बहुत सारी दवाएं पड़ी हुई थीं। कौन सी? मैंने चीख कर कहा। नीले रंग की डब्बिया, सैडा ने उसी तरह कराहते हुए कहा। मैंने जल्दी से एक नीली डब्बिया उठाई जो वहाँ पास ही पड़ी थी और मैं भागता हुआ सैडा के करीब पहुँचा। फिर जल्दी जल्दी उसके अंदर मौजूद मरहम उसके जले हुए जिस्म पर लगाने लगा। वो काफ़ी बड़ी डब्बिया थी, मगर फिर भी उसके जिस्म पर लगाते लगाते वो ख़त्म हो गई। मगर अब सैडा की तबीयत काफ़ी बेहतर लग रही थी। उधर कोने में जो बॉक्स पड़ा था उसमें और भी डिब्बियाँ थीं। उसने एक तरफ पड़े ट्रंक की तरफ इशारा किया। मैंने आगे बढ़कर जल्दी से उसे खोला। उसमें वाकई कई इकसाम की दवाएं पड़ी हुई थीं। उनमें ही नीली डिब्बियाँ भी थीं। मैंने एक डिब्बिया उठाई और सैडा के जिस्म के बाकी हिस्सों पर मलने लगा। कुछ देर में ही उसका सारा जिस्म उस मरहम से ढका हुआ था। सैडा ने आंखें बंद कर ली और जिस्म को ढीला छोड़ दिया। कुछ देर तक तो मैं उसे देखता रहा, मगर फिर तशवीश के हाथों मजबूर होकर बोल पड़ा, सैडा तुम ठीक तो हो? उसने चौंक कर आंखें खोली, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, हाँ दोस्त मैं ठीक हूँ और तुम्हारा एहसानमंद भी। आज तुमने अपनी कुव्वत से मेरी जान बचाई। मैं जितना भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। उसके लहजे में तशक्कुर नुमाया था। ऐसी बात मत करो, दोस्त होने के नाते ये तो मेरा फ़र्ज़ था। मैंने जल्दी से कहा, तुम अजीम हो, बिलाशुबा तुम अजीम हो। इस मरहम में नींद की दवा है, इसलिए मुझे माफ़ करना।
मुझ पर नींद का गलबा बहुत तेजी से हो रहा है। सैडा ने इतना ही कहा और फिर उसने आंखें बंद कर ली। मैं उसको सोता छोड़कर झोंपड़ी से बाहर निकल आया। वैसे भी झोंपड़ी में जलने की सरांड दिमाग को भारी किए जा रही थी। फिर कुछ देर तक चहलकदमी करके एक मुनासिब जगह पर मैं सोने के लिए लेट गया। झोंपड़ी से बाहर सोना मेरा मामूल था। मुझे ताज़ा हवा में सोना हमेशा अच्छा लगता था। सोने से पहले मैंने एहतियात के तौर पर अपनी रूहानी परवाज़ से उस जजीरे का एक चक्कर लगाया और फिर जोशू के तनानुमा घर का रुख किया। वहाँ अब कोई भी नहीं था। मैं बेधड़क उस तने के अंदर भी गया, मगर वहाँ भी कोई ना था। मैंने उस आईने को तलाश करने की कोशिश की जिससे जोशू ने किसी से बातें की थीं, मगर वो भी वहाँ मौजूद नहीं था। यकीनन जोशू ने अपनी इस रहाइश को खैरबाद कह दिया था, मगर मुझसे छुपना मुश्किल था। मैंने फ़ौरन आसमान की तरफ छलांग लगाई और मुनासिब फासले पर पहुंचकर अपनी तेज़ रूहानी आंखों से उसे तलाश करने लगा। कमोबेश सारे अफ्रीका को मैंने छान मारा, मगर वो कहीं नजर न आया। मैं समझ गया कि वो फिर किसी और तनेनुमा घर में छुप गया होगा। यकीनन वो मेरी रूहानी निगाह से भी ओझल था। बहरहाल उसकी तलाश खत्म करके मैं अपनी जगह हाजिर हुआ और फिर नींद की वादी में खो गया। अगली सुबह मैं मामूल से कुछ पहले ही उठ गया। अंदर झोंपड़ी में गया तो सैडा अभी तक सो रहा था। आज पहली बार मैंने उसके लिए नाश्ते का बंदोबस्त किया। जब मैं फल वगैरह लेकर वापस आया तो वो भी उठ गया था। दोस्त, तुमने मेरी ज़िंदगी बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, उसने मुझे देखते ही ममनूनियत से कहा। दोस्त भी कहते हो और गैरों जैसी बातें भी करते हो। बस अब दोबारा मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात ना सुनूं। हकीकत तो ये है कि कल हमारे हाथों से जोशू बच गया, मैंने जल्दी से कहा और फिर जानबूझकर उसका ध्यान जोशू की तरफ किया। हाँ, वो मेरी तवक्को से कहीं ज़्यादा ताकतवर निकला। तुम ठीक कहते थे। मुझे उसकी ताकत का अंदाज़ा करने के बाद ही उस पर हमला करना चाहिए था। ये कहकर उसने मेरे साथ नाश्ता शुरू कर दिया। वैसे तुम्हारी कुव्वत भी बहुत ज़बरदस्त है। मुझे तो पहली बार अंदाज़ा हुआ कि तुम भी कमाल हो। नाश्ते से फारिग होकर उसने फिर मेरी तारीफ शुरू कर दी। मगर तुम्हारे सामने कुछ नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। शायद तुम मुझसे भी ज़्यादा ताकत रखते हो, मगर जाहिर नहीं करते हो, सैडा ने पुरख्याल अंदाज में कहा। फिर अचानक बोला, मुझे पेरोहत जी को इस वाक़े की इतला करना होगी। मेरा ख्याल था कि मैं उसे आसानी से काबू कर लूँगा, मगर अब इस हालत में मुझे हर सूरत में उनको सारी सूरत हाल से बाखबर करना होगा। और मेहरबानी करके तुम इस बार मेरा पीछा न करना। ये कहकर वह झोंपड़ी से बाहर जाने लगा। आखिर में उसने तेज़ नज़रों से मुझे घूरा था। वो वाकई जिस्मानी तौर पर बहुत मजबूत था, वरना इतना जलने के बावजूद अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता। बहरहाल इस बार मैंने उसका पीछा नहीं किया, लेकिन ज्वाला पेरोहत मेरी मौजूदगी का एहसास कर लेता था। कुछ देर के बाद वो वापस आकर कहने लगा, पेरोहत जी ने बुलाया है, तुम भी चलो, वो तुमसे भी मिलना चाहते हैं। सैडा ने कहा और एक तरफ अलमारी से अपना लिबास निकालने लगा। मैं उसकी बात पर चौंक पड़ा। ज्वाला पेरोहत ही से मिलने के लिए मैं तो बेकरार था, और एकदम वो वक्त आ गया। यही वो शख्स था जो मुझे तालिश सरकार के मुकाबले लाने में मेरी मदद कर सकता था। मगर अभी तो शायद मुलाकात ही थी। पता नहीं उसकी नज़रों में आने के लिए और उसे अपने मतलब का इल्म हासिल करने के लिए कौन कौन से जतन करने पड़ने थे। यही सब कुछ सोचते सोचते मैं सैडा के साथ बाहर की तरफ चल दिया। इस बार सैडा ने जंगल की तरफ जाने की बजाय झोंपड़ी के पिछले सिमत कदम बढ़ा दिए। मैं भी उसके साथ हो गया। अभी हम बमुश्किल 10 कदम झोंपड़े से दूर आए होंगे कि उसने मुझे हाथ पकड़ाने को कहा। मेरा हाथ पकड़कर उसने तेजी से एक तरफ को बढ़ना शुरू कर दिया। उसका अंदाज तकरीबन भागने वाला ही था। मजबूरन मैं भी उसके साथ ही भागने पर मजबूर हो गया। मगर अगला लम्हा बड़ा हैरत अंगेज था। उसने बड़ी तेजी से दूर दरख्तों के बीच खड़ी एक छोटी सी मगर स्पॉट चट्टान को टक्कर मारी। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मैं संभल भी ना सका। मगर जैसे ही हम दोनों उस चट्टान से टकराए, एक क्षण नाका हुआ और हम एक वादिये जन्नत नज़ीर में मौजूद थे। सैडा मुझे हैरान देखकर मुस्कुरा रहा था। पेरोहत जी कहाँ रहती हैं? कोई नहीं जानता। बस यही एक रास्ता है जो उस वक्त खुलता है जब वो किसी को बुलाती हैं। इसकी तफसील अगर मैं तुम्हें पहले बताने की कोशिश करता तो शायद शाम यहीं हो जाती, इसलिए मैंने सोचा कि खुद ही देख लो तो बेहतर है। सैडा के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। मैंने सर हिलाने पर ही इक्तफा की। फिर वो मुझे लेकर एक तरफ चल दिया। अभी हम मुश्किल से 100 कदम ही चले होंगे कि सामने दूर एक खूबसूरत मकान नजर आया। वो पक्की ईंटों से बना कोई छोटा सा किला मालूम होता था। हम आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके दरवाजे पर पहुंच गए। अभी हम चंद कदम दूर ही थे कि दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला गया। हम भी रुके बगैर अंदर चल दिए। दरवाजे के अंदर एक कुशादा सहन था और वहाँ का माहौल बड़ा ही रंगीन था। बेशुमार खूबसूरत लड़कियाँ मुख्तलिफ लिबास में इधर से उधर बैठी मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ थी। हम उनके दरमियान से गुजरते हुए सीधे आगे बढ़ गए। सामने एक दरवाज़ा था जिसे सैडा ने आगे बढ़कर खोला।
ये एक खूबसूरत कमरा था जहां बड़ा ही बेशकीमत सामान रखा हुआ था। सैडा ने मुझे एक सोफे नुमा कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और खुद भी एक उसी तरह की कुर्सी पर बैठ गया। अभी हमें बैठे कुछ मिनट ही हुए थे कि एक अंदरूनी दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने चौंक कर उधर देखा। एक बूढ़ा मगर तंदुरुस्त दिखाई देने वाला एक शख्स अंदर दाखिल हो रहा था। उसकी चाल में ठहराव था। पहली चीज़ जो उसकी शख्सियत में मैंने नोट की वो उसकी आंखें थीं, बहुत ही तेज़ और चमकदार। उसे अपनी तरफ आते देखकर सैडा एहतरामन खड़ा हो गया। मैं भी जल्दी से खड़ा हो गया। हम पेरोहत जी के शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें शर्फ मुलाकात बख्शा। सैडा ने बड़ी आजिज़ी से हाथ बांध कर कहा, बैठो और मुझसे अपने दोस्त का तारुफ करवाओ। जवाला पेरोहत ने एक कुर्सी पर बैठते हुए नरम लहजे में कहा, ये मेरा दोस्त है, इसका नाम सुलेमान है। यही है वो जिसने मेरी जान बचाई। सैडा ने जल्दी से मेरा तारुफ करवाते हुए कहा, बहुत खूब। जोशू से बच निकलना इतना आसान न था। भाई तुम तो खूब ताकत रखते हो। जवाला पेरोहत की आंखों में मक्कारी झलक रही थी। पेरोहत जी मैं क्या और मेरी औकात क्या, बस यूं समझ लें कि मैं भागने में तेज़ हूँ। मैंने आजिज़ी से जवाब दिया, ताहम मुझे ताकतवर बनने की बड़ी जुस्तजू है। अगर आप मुझे अपनी शागिर्दी में ले लें तो ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात होगी। मैं फ़ौरन ही अपने मतलब पर आ गया। जवाला पेरोहत ने चंद लम्हों तक मुझे देखा, फिर बोला, इतनी जल्दी अच्छी नहीं होती सुलेमान। पहले तो मुझे अपने बारे में कुछ बताओ, कौन हो, कहाँ से आए हो। इस बार भी जवाला पेरोहत के लहजे में अय्यारी नुमाया थी। मेरा ख्याल है कि अजीम जवाला पेरोहत के लिए ये जान लेना कोई बड़ी बात तो नहीं कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। मैंने भी इस बार कुछ संभलते हुए टाल मटोल से काम लिया, मगर इस जवाब पर जवाला पेरोहत चौंक पड़ा। तो तुम मुझसे अपने आप को खुफिया रखना चाहते हो। इस बार उसके लहजे में हैरत के साथ साथ गुस्सा भी था। फिर उसने चंद लम्हों के लिए अपनी आंखें बंद की और एकदम झटके से खोल दी। तो तुम इल्मे ज़ोजीला के माहिर हो, तुम्हारी इर्तिकाज़ की कुव्वत भी बहुत खूब है। लगता है किसी बड़े उस्ताद के शागिर्द हो। क्या मुझे अपने उस्ताद के बारे में बताना पसंद करोगे। इस बार जवाला के लहजे में हैरत भी बहुत ज़्यादा नुमाया थी। पेरोहत जी मुझे ये इल्म मेरे दादा ने सिखाया है। वो कोई मशहूर इंसान नहीं है, बस एक आम से इंसान, मगर उन्हें किसी ने इस इल्म के बारे में बताया था। वो इसका इल्म जानते थे, इसलिए उन्होंने मुझे इसकी तफसील भी बताई और मेरी रहनुमाई भी की। बस ये है सारी कहानी। मैंने जानबूझकर मुख्तसर अंदाज में अपनी कहानी बताई ताकि किसी तरह से भी वो मेरी असलियत न जान सके। ठीक है, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो। जवाला पेरोहत के चेहरे से अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि उसने मेरी बात पर यकीन भी किया है या नहीं। जी, मैं और ज़्यादा अलूम सीखना चाहता हूँ। आपकी शागिर्दी में रहकर बहुत कुछ बनना चाहता हूँ। मैंने जल्दी से कहा, मुझे क्या मिलेगा। अचानक जवाला पेरोहत ने तेज़ लहजे में पूछा और मैंने चौंक कर उन्हें देखा। मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैंने हैरत से पूछा। अगर तुम मुझे सोनाली का कंडा ला कर दो तो मैं तुम्हें एक ऐसा इल्म बता सकता हूँ जिसकी मदद से तुम सारे अफ्रीका पर हुकूमत कर सकती हो। जवाला पेरोहत के लहजे में बदस्तूर अय्यारी नुमाया थी। सैडा सोनाली के नाम पर बुरी तरह चौंक पड़ा। ये कहाँ मिलेगा, मैंने लाशऊरी तौर पर पूछा। पता नहीं, उसका पता करना तुम्हारा काम है। तुम मुझे ये अंडा ला दो और जो बोलोगे वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। जवाला पेरोहत ने बड़े फराग दिलाना अंदाज में हाथ उठाकर कहा, मगर उसके बारे में कुछ तो बताएं, ये कहाँ मिलेगा या मैं इसे कहाँ तलाश करूं। मैंने हैरत में डूबे हुए कहा, बस इतना जान लो कि सोनाली एक ऐसे जानवर का नाम है जो ज़ेरे ज़मीन रहता है, कम से कम 10 मील की गहराई पर। अगर वो इसे ऊपर आ जाए तो ठंड से मर जाए। उसके जिस्म को बहुत ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत होती है जो ज़मीन के अंदरूनी तहों में ही मिल पाती है। उसको तलाश करने के लिए तुम्हें ज़मीन की तहों में जाना होगा और फिर उसका पीछा करके उसका अंडा चुरा कर लाना होगा। मैं जानता हूँ कि ये कोई आसान काम नहीं है, मगर तुम्हें इल्मे ज़ोजीला पर अबूर हासिल है और फिर तुम इर्तिकाज़े तवज्जो में भी कमाल रखते हो। इन दोनों की मौजूदगी में मुझे यकीन है कि तुम उसको हासिल कर सकते हो। जवाला पेरोहत ने तफसील बताते हुए कहा, ठीक है, मैं ये अंडा लेकर आऊँगा और आप मुझे अपनी शागिर्दी में लेकर मज़ीद ताकतवर बनने में मदद करेंगे। मैंने कुछ सोच कर कहा और फिर एक बार उनसे वादा लेने की गर्ज से उसे दोहराया, हाँ मैं तुम्हें ज़ुबान देता हूँ और याद रखो जवाला कभी अपनी ज़ुबान के खिलाफ नहीं जाता। जवाला पेरोहत ने बड़े संजीदा अंदाज में कहा। इतने में एक दरवाज़ा खुला और चंद हसीनाएं एक ताक में कुछ शरबत के गिलास रखे अंदर दाखिल हुईं। उनको देखकर और बाहर मौजूद हसीनाओं को देखकर अंदाज़ा हुआ था कि जवाला पेरोहत हुस्न का दिलदादा वाक़ हुआ था। बहरहाल हमने शरबत पिया और फिर कुछ देर वहाँ बैठने के बाद इजाज़त तलब की। ठीक है, अब तुम जाओ और देखो, जब भी वो अंडा हासिल कर लो तो इसी रास्ते से यहाँ आ जाना जिस रास्ते से तुम आज आए हो। ये रास्ता तुम्हारे लिए हमेशा खुला होगा। जवाला पेरोहत ने ताकीद करते हुए कहा और हम उनका शुक्रिया अदा करके वापसी के लिए चल पड़े।
उस किलानुमा इमारत से निकलकर सैडा मुझे लिए हुए एक बड़े से चश्मे की तरफ चल पड़ा। मैंने कुछ बोलने की कोशिश की मगर उसने मुझे इशारे से मना कर दिया। फिर जैसे ही हम चश्मे के पास पहुंचे उसने अपना रुख उस चश्मे के माखज़ की तरफ कर दिया। हमें थोड़ा सा पहाड़ी रास्ता तय करना पड़ा और फिर हम उस आबशार के सामने पहुंच गए जहां से पानी नीचे गिर रहा था। बस हमें इस आबशार को छलांग लगाकर क्रॉस करना है, यही वापसी का रास्ता है। जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे हम वापस उसी जगह होंगे जहां से हमने यहाँ आने के लिए चट्टान को फलांगा था। सैडा ने मुझे समझाते हुए कहा। मैं चूंकि इस किस्म के तजुर्बे से पहले भी गुजर चुका था इसलिए बगैर किसी हैरत के रजामंद हो गया। फिर हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक जोरदार छलांग उस आबशार की तरफ लगा दी। जैसे ही हमारे जिस्मों ने उस आबशार के पानी को क्रॉस किया एक झटके से हमारे इर्द गिर्द माहौल तब्दील हो गया और हमने अपने आप को उसी जगह खड़े पाया जहां चट्टानी रास्ते से हम उसमें दाखिल हुए थे। सैडा मुझे लिए तेज तेज कदम उठाता हुआ अपनी झोंपड़ी की तरफ चल दिया। तुमने बगैर सोचे समझे सोनाली के अंडे को लाने का वादा कर लिया, सैडा ने बात शुरू करते हुए कहा। तो मैं और क्या करता, मुझे पेरोहत जी से बहुत कुछ सीखना है और उन्होंने इसके लिए शर्त रखी। अब तुम ही बताओ मैं और क्या करता, मैंने बेचारगी से कहा। जानते हो सोनाली का अंडा आज तक कोई इंसान चुरा नहीं सका है। मुझे एक दफ़ा खुद पेरोहत जी ने ही बताया था कि जब से नस्ल इंसानी इस दुनिया पर कायम हुई है बहुत सोने कोशिश की मगर उस अंडे तक कोई ना पहुंच सका। सैडा ने अपनी मालूमात मुझे बताते हुए कहा। जो भी है अब देखा जाएगा, मैंने पुरअज़म लहजे में कहा। इतनी देर में हम झोंपड़ी के सामने पहुंच गए। जैसे ही हमने झोंपड़ी के अंदर कदम रखा अचानक किसी ने पीछे से हमें अंदर की तरफ धक्का दिया और हम उस धक्के की वजह से औंधे मुंह अंदर जा गिरे और एकदम हमारे ऊपर एक जाल फेंका गया। मेरी छठी हिस्स ने फौरन ही खतरे की घंटी बजा दी क्योंकि ये जादुई जाल था जिससे मेरा पाल्ला पहले भी एक बार पड़ चुका था।